नमस्ते दोस्त। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और हाँ दोस्त, क्या हमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है? आपकी तरफ से बस एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट चाहिए। और अगर सच में आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, कहानी का नाम है जब भूसे का घर बना सहारा। कड़कती ठंड की उस लंबी रात में एक चरवाहा अपनी थर थर कांपती गायों और बकरियों के लिए सूखे भूसे से एक छोटा सा घर बनाता है। वो घर बस भूसा और बोरी से बना था, पर उसमें छुपा था एक इंसान का दिल और जानवरों के लिए उसकी नर्म सी मोहब्बत। ठंडी हवा चुभ रही थी, आसमान धुएं सा लग रहा था, पर उस भूसे के घर के अंदर एक अजीब सी गर्माहट, एक अपनापन, एक सुकून बसा था, जैसे कोई किसी को चुपके से बचाना चाहता हो। दोस्त, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उन पुराने दिनों की याद है जब सुकून का मतलब था एक छोटा सा सहारा और बहुत सारा दिल। और जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपकी पलकों पर नींद की हल्की परत जमती जाएगी और दिल एक लंबी सांस लेगा, मानो सारी थकान किसी ने धीरे से उतार ली हो। अगर ऐसी नरम, मीठी, नींद लाने वाली गांव की कहानियां आपके दिल को सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, ताकि हर रात हम आपके तकिए के पास एक नई कहानी लेकर पहुंच सकें। अब जरा बताइए, आप किस शहर या किस गांव से हमें सुन रहे हैं और इस समय आपकी घड़ी में रात के कितने बजे हैं? आपका हर लाइक, हर छोटा सा कमेंट ये एहसास दिलाता है कि आप वहीं कहीं बैठे हैं, धीरे धीरे नींद में उतरते हुए और मेरी आवाज के साथ इस सफर पर चल रहे हैं। तो चलिए, रोशनी थोड़ी और धीमी कर लीजिए, कंबल कसकर ओढ़ लीजिए, क्योंकि आज की रात वाकई बहुत ठंडी है। अब अपनी आंखें आधी बंद कर लें, क्योंकि अब हम चल रहे हैं उस सुनसान कोने की तरफ, जहां भूसे से बना एक छोटा सा घर पूरी रात किसी का इंतजार करता है और जहां नींद हमेशा खुला दरवाजा रखकर मिलती है। पहाड़ी ढलान पर बसे छोटे से गांव सरईगंज में सर्दी धीरे धीरे पांव पसार रही थी। दिन छोटा होता जा रहा था और सांझ अपने साथ ऐसी ठंड लेकर आती थी कि मिट्टी भी सिकुड़ती हुई लगती थी। खेतों के ऊपर फैली हल्की धुंध, कच्चे घरों की चिमनियों से उठता धुआं और दूर कहीं मंदिर की घंटियों की धीमी टुनटुन, सब मिलकर प्रकृति की नीरवता को एक नई गहराई दे रही थी। उस सुबह हवा कुछ अलग थी, सूखी घास को काटती हुई, टहनियों को झकझोरती हुई, जैसे किसी अनदेखी चेतावनी के साथ चली जा रही हो। छोटे बच्चे अपने गमछे कसकर बांधे हुए थे और औरतें जल्दी जल्दी मटकों में पानी भरकर घरों में लौट रही थीं, ताकि शाम होते ही जमने वाली ठंड से पहले सारे काम पूरे हो जाए। उसी वक्त पहाड़ी ढलान से नीचे उतरता एक आदमी धुंध से उभरता दिखा। भुवन, देह से साधारण, पर आंखों में अजीब सी चमक, कंधे पर चारा कटाई का पुराना बांस का टोकरा और उसके पीछे पीछे चलती दो गायें। सबसे आगे वह भूरी गाय कुहू, जिसके माथे की सफेद धारी उसे सबसे खास बनाती थी। भुवन ने हवा का रुख महसूस किया और हथेली से अपने कान ढंकते हुए बुदबुदाया, लगता है इस साल ठंड कुछ जल्दी लग रही है। ढलान की मिट्टी अब सर्दी के साथ सख्त होने लगी थी। हर कदम पर जूते की आवाज कुछ ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। थक थक थक, जैसे गांव की चुप्पी उसका और स्वागत कर रही हो। रास्ते के किनारे पुराना पीपल हल्की हवा से कांप रहा था। उसके नीचे बैठे बूढ़े सनातन बाबा आंखें बंद किए मंत्र जैसा कुछ बुदबुदा रहे थे। भुवन जब भी इधर से गुजरता उन्हें दंडवत जरूर करता। भुवन ने झुककर प्रणाम किया। बाबा ने आंखें खोली, धीमी, गहरी, कहीं दूर देखने वाली नजरें। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ठंडी हवा सिर्फ इंसानों को नहीं सताती भुवन, इस बार पहाड़ कुछ सख्त होगा। भुवन ने ठंड से ठिठुरती सांस छोड़ी। वह कुछ कहता, इससे पहले बाबा ने फिर आंखें बंद कर ली। उनकी बात हवा में तैरती रही,
धीमी पर अजीब तरह से सच्ची। भुवन का घर सरकंडों और मिट्टी से बना एक लंबा चौड़ा सा कच्चा मकान था। आंगन में गोबर से लिपी मिट्टी अभी भी हल्की गर्म थी, क्योंकि धरा भुवन की पत्नी सुबह ही चूल्हे के पास सफाई करके गई थी। हवा में उबले चावल की मिट्टी सी गंध घुली थी, एक ऐसी खुशबू जो गांव के हर घर को अपनेपन से भर देती थी। दरवाजे पर उनकी 10 साल की बेटी मोरा बैठी थी, अपने पतले हाथों में ऊन की छोटी सी कली लेकर उसकी गांठ खोलने की कोशिश करती हुई। उसने दूर से आते अपने पिता को देखा तो चिल्लाई, बाबा आ गए, कुहू भी आई। उसकी आवाज में इतनी गर्माहट थी कि जैसे कड़कती हवा थोड़ा नरम पड़ जाए। पीछे से उसका छोटा भाई ईशान भागता हुआ आया, हाथ में लकड़ी की टूटी गाड़ी लेकर। वह कुहू के करीब जाकर बोले, आज बहुत ठंड लग रही होगी ना, मैं अभी भूसा लाता हूं। उसकी मासूमियत पर भुवन मुस्कुराए बिना नहीं रहा। घर में प्रवेश करते ही भुवन ने देखा कि चंपा, उसकी बूढ़ी मां, चूल्हे के पास बैठी हाथ सेक रही थी। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, पर आंखों में वह पुराना देहाती अनुभव अब भी चमक रहा था। उन्होंने भुवन को देखते ही कहा, सुनो, इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही लगने वाली है। पिछली बार की तरह लापरवाही न करना। जानवरों को इस ठंड में खुला मत छोड़ देना। भुवन ने चूल्हे की आंच में हाथ फैलाते हुए धीरे से जवाब दिया, माई, मैं सब देख लूंगा। इस बार सब जानवर सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उसके दिल में कहीं हल्की सी चिंता गहरी हो गई थी। पहाड़ों पर पहले ही बर्फ गिरने की खबर आ चुकी थी, और जब भी ऐसा होता, कुछ ही दिनों में हवाओं की धार जहरीली ठंड लेकर उतरती थी। सूरज ढलने लगा था। आसमान नारंगी से बैंगनी होता जा रहा था। हवा और तेज हो गई थी, ऐसी जैसे किसी पुराने कुएं से अचानक ठंडा झोंका निकल जाए। धरा ने जल्दी जल्दी बड़े घड़े में पानी भरा, लकड़ियां करीने से जमाई और बच्चों को अंदर आने को कहा। बहुत ठंड है ईशान, बाहर मत भागो, रात लंबी होने वाली है। मोरा ने खिड़की से झांक कर देखा। कुहू और बाकी गायें खुले चौपड़ में सिमट कर खड़ी थीं। उनकी सांसों से धुंध निकल रही थी। मोरा की आंखें चिंता से भर गईं। बाबा, क्या उन्हें बहुत ठंड लग रही होगी? भुवन ने खिड़की से बाहर देखा। जानवरों की कांपती देह, हवा में उड़ती धूल और ढलान की दिशा से आती रेंगती धुंध बताते थे कि अब ठंड सिर्फ मेहमान नहीं, मालिक बनकर आने वाली है। उसने गहरी सांस ली और कहा, हां, शायद हमें कुछ नया सोचना होगा। इस बार सर्दी आसान नहीं होगी मोरा। उस वक्त भुवन को यही नहीं पता था कि उसी एक विचार से उसके भीतर एक ऐसा संकल्प जन्म लेने वाला है जो आने वाले दिनों में न सिर्फ उसे बल्कि पूरे गांव को बचा लेगा। सवेरा पूरी तरह उजला नहीं हुआ था। आसमान हल्की राख जैसा दिख रहा था, मानो रात की परत अभी भी उतरने से इनकार कर रही हो। भुवन की झोपड़ी के बाहर सूखी पत्तियां हवा के झोंकों में सरसर सरसर करती घूम रही थी। दूर से भोर की पहली मंदिर घंटी सुनाई दी, धीमी पर ऐसी कि लगने लगे मानो पहाड़ियों की नींद खुलने लगी हो। भुवन कंधे पर पुराना कोट डालकर बाहर निकला। ठंडी हवा ने चेहरे को ऐन छूते ही याद दिला दिया, आज की सुबह सर्दी का इम्तिहान लेकर आई है। आंगन में उसकी भूरी गाय कुहू और बाकी जानवर एक दूसरे से सटे खड़े थे। उनकी सांसें धुएं जैसी उठ रही थीं और घास पर जमी सफेद परत हल्की चमक रही थी। ईशान खिड़की के पास खड़ा उन्हें देखकर धीमे स्वर में बोला, बाबा, क्या ये ठंड में ठीक रह पाएंगे? भुवन ने उस मासूम चेहरे को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। रहेंगे बेटा, मैं हूं ना। चरवाहा अपने झुंड को कभी नहीं छोड़ता। उसने हाथ बढ़ाकर ईशान के सर पर रखा, पर उसके मन में कुछ और चल रहा था। एक चिंता, एक अनकही बेचैनी,
जो हर ठंडी हवा के झोंके के साथ बढ़ रही थी। भुवन गांव के उन कुछ लोगों में से था जिसने छोटी उम्र से ही ढलानों पर गायें चराई थी। उसकी दुनिया खेतों, खेतों की पगडंडियों, जंगली बेर की झाड़ियों और खुले आसमान के नीचे बीतती थी। उसे हर आवाज पहचान में आती, पत्तों की सरसराहट, कुहू की हल्की डकार या दूर चलते बैलों की चेन की झंझनाहट। उसके लिए जानवर सिर्फ पशु नहीं, एक एक अपने जैसे सांस लेने वाले दिल थे। आज सुबह भी वह ढलान की ओर निकल पड़ा, कंधे पर लकड़ी की छड़ी, पीछे पीछे उसका सारा झुंड। रास्ते से गुजरते हुए उसने पड़ोसी लखीराम को देखा, जो अपनी खटारा लालटेन को ठीक कर रहा था। उसने भुवन को देखते ही कहा, अरे चरवाहे, इस साल की ठंड तो पिछले साल से दुगनी लग रही है। गायों का ध्यान रखना, सुना है पहाड़ की तरफ बर्फ गिर चुकी है। भुवन हल्के से सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। लखीराम की बातों में अजीब सी घबराहट थी, पर भुवन के भीतर उस घबराहट ने एक छोटी सी हलचल पैदा कर दी। घर के अंदर धरा चूल्हे में आग जला रही थी। लकड़ियों के जलने की टक टक आवाज कमरे में फैल रही थी। मोरा उसके पास बैठी ऊन का स्वेटर बुन रही थी, जिसका रंग मिट्टी जैसा था, उसके पिता की पसंद। धरा ने मोरा की तरफ देखते हुए कहा, तेरे बाबा को कहना जानवरों को आज खुले में ज्यादा मत रोके। कुहू और मिन्नी दोनों सुबह से कांप रही हैं, और हां, ईशान को बाहर मत खेलने देना। मोरा ने स्वेटर से नजर उठाई। अम्मा, बाबा जानते हैं वो कभी जानवरों को तकलीफन नहीं होने देंगे। धरा मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में विश्वास था और डर भी। कभी कभी दोनों एक ही चेहरे पर रहते हैं। ढलान के ऊपर पहुंचकर भुवन ने देखा, हवा अधिक तेज हो गई थी। तेज ठंड से उसके होंठ फटने लगे। उसने झुंड को चरने दिया और खुद एक बड़े पत्थर पर बैठकर पहाड़ी के उस ओर देखा जहां से बादल तेजी से नीचे उतरते दिख रहे थे। कुछ पल में सनातन बाबा की आवाज उसके पीछे से आई, इस सर्दी को हल्के में मत लेना भुवन। भुवन चौंक कर पीछे मुड़ा। बाबा कब आए थे पता ही नहीं चला। उन्होंने आगे कहा, पहाड़ों पर सिर्फ हवा नहीं चलती, इरादे भी उतरते हैं, और इस बार हवा का इरादा कठोर है। भुवन ने झुंड की तरफ देखा। गायों के कान कांप रहे थे, बकरियां एक दूसरे के नीचे छिपने की कोशिश कर रही थीं। उसे याद आया कि पिछले साल भी 2 घरों के जानवर ठंड से मर गए थे। वह धीमे बोले, लेकिन बाबा, मैं क्या कर सकता हूं? गौशाला छोटी है और इतनी कड़क ठंड में आग भी देर तक नहीं टिकती। बाबा मुस्कुराए। वह मुस्कान कोई आसान हल नहीं थी, बल्कि इशारा थी कि हल सोचकर ही मिलेगा। उन्होंने बस इतना कहा, प्रकृति हर संकट के साथ कहीं ना कहीं उपाय भी छोड़ देती है। तू ढूंढ, तुझे मिल जाएगा। और बाबा हवा की दिशा में चलते हुए गायब हो गए। जब भुवन झुंड को लेकर वापस लौट रहा था, उसकी नजर सूखे खेतों में पड़े बड़े बड़े भूसे के ढेरों पर पड़ी। हवा उन्हें झकझोरती, पर वो भारी होकर एक दूसरे से चिपके खड़े थे, मानो भीतर से गर्म हो। उसने एक मुट्ठी भूसा उठाकर अपने हाथों के बीच रगड़ा। सूखा, खुरदुरा, पर गर्माहट जैसी एक हल्की सी अनुभूति। जानवरों को अचानक देखकर उसे लगा, क्या भूसे को दीवार बनाकर ठंड रोकी जा सकती है? क्या भूसे का छोटा सा घर उन्हें बचा सकता है? यह विचार बिजली की तरह आया। पहली बार धुंध में एक छोटी सी चिंगारी चमकी थी। जब वह घर पहुंचा, धरा ने पूछा, आज कुछ उलझे हुए लग रहे हो, सब ठीक है? भुवन बोले, हां, बस सोच रहा हूं कि ठंड बढ़ने से पहले कुछ करना होगा। चंपा ने चूल्हे से उठकर कहा, कुछ करना ही होगा बेटा। इस बार हवा का मिजाज ठीक नहीं दिख रहा। जिसने अपने को संभाला वही बचेगा, इंसान भी और जानवर भी। धरा ने चुपचाप सब्जियों में नमक मिलाते हुए पति को देखा। उसकी आंखों में पहली बार
किसी गहरी योजना की चमक दिखी थी। वह जान चुकी थी भुवन कुछ सोच रहा है, और जब भुवन कुछ सोचता है तो पहाड़ भी उसका रास्ता नहीं रोक पाते। सूरज ढलने लगा था। आसमान में धूप की बची हुई लाली ऐसे फटी फटी लग रही थी जैसे किसी ने पुराने कपड़े पर हल्का लाल रंग फेर दिया हो। सरायगंज गांव की पगडंडियों पर धुंध रेंगने लगी थी और हवा अपने भीतर ठंड की नई धार लेकर लौट रही थी। भुवन अपने झुंड को लेकर धीरे धीरे रास्ते से गुजर रहा था। कुहू की सांसों से उठती भाप उसकी थूथनी के आसपास जमने लगी थी। बकरियां आपस में सटकर चल रही थीं, जैसे ठंड से लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जा रही हो। ईशान रास्ते पर खड़ा इंतजार कर रहा था। उसने दौड़कर भुवन का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, मैंने आज कुहू को बहुत कांपते देखा, क्या वो ठीक है? भुवन उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक हो जाएगी बेटा, हमें बस उसे ठंड से बचाने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन उसके मन के भीतर तूफान चल रहा था। ठंड तेजी से बढ़ रही थी और सामान्य इंतजाम काफी नहीं थे। जब वह जानवरों को आंगन की ओर ले जा रहा था, उसकी नजर उसके घर के पीछे पड़े एक बड़े भूसे के ढेर पर पड़ी। हवा उस ढेर को हिलाती, पर भीतर का हिस्सा अब भी स्थिर, भारी और सुरक्षित था। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुका, फिर वापस ढेर के पास आया। उसने अपनी हथेली भूसे के ढेर में गहरा डाली। अंदर की परत हल्की गर्म थी, ठंड में भी गर्म। कुछ पल के लिए उसकी सांस थम गई। उसने और गहराई में हाथ डालकर महसूस किया। भूसे की गंध मिट्टी जैसी थी, सूखी पर सुकून देने वाली। उसे अचानक लगा यही तो वह ढूंढ रहा था। पीछे से धरा की आवाज आई, क्या देख रहे हो भुवन? भुवन चौंक कर मुड़ा। धरा ने उसका चेहरा पढ़ा और बोली, फिर कुछ सोच रहे हो ना? वह धीमी आवाज में बोला, धरा, यह भूसा ठंड को रोक सकता है। अंदर गर्म रहता है। अगर हम इससे एक छोटा सा बंद घर बना दें तो कुहू, मिन्नी और बाकी जानवर शायद ये ठंड झेल पाए। धरा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। भूसे का घर, क्या वह टिक पाएगा? भुवन के चेहरे पर ऐसी चमक थी मानो उसे कोई दिव्य संकेत मिला हो। टिकेगा। अगर ढेर इतना गर्म है तो भीतर दीवार बनाकर क्यों नहीं? मोरा पास खड़ी सब सुन रही थी। उसने अपनी मासूम आंखों से पूछा, बाबा, क्या इससे हमारी मिन्नी भी बच जाएगी? भुवन ने झुककर उसे गले लगाया। हां बेटी, अगर मैं यह कर पाया तो सब जानवर बच जाएंगे। चंपा धीरे धीरे अपनी लाठी टेकती हुई बाहर आई। उनकी आंखों में समय का एक गहरा झरोका था। उन्होंने भूसे के ढेर को देखा और बोली, हमारे समय में भी एक बार ऐसी ठंड पड़ी थी। तुम्हारे दादा ने भूसे के अंदर एक छोटा सा खोखला बनाया था। कुछ बकरियां उसमें छिपाकर रखी थीं और वो बच गई थी। भुवन ने आश्चर्य से मां की ओर देखा। माए, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? चंपा मुस्कुराई, क्योंकि तुम पूछते नहीं और शायद वक्त भी नहीं आया था। अब लगा शायद वही पुराना उपाय तुम्हें रास्ता दिखा दे। भुवन ने मां के शब्दों को सीने में महसूस किया। अब वह पूरी तरह निश्चित हो चुका था। भूसे का घर सिर्फ ख्याल नहीं, समाधान था। भुवन ने तुरंत काम शुरू कर दिया। मिट्टी और भूसे को मिलाकर उसने एक छोटा सा टीला बनाया। फिर उसमें हाथ डालकर खोखला स्थान निकाला। उसकी हथेलियां ठंड से लाल पड़ गई थीं, पर उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। चिंता का नहीं, आशा का। मोरा और ईशान दोनों उत्साह से देख रहे थे। ईशान बोला, बाबा, यह गुफा जैसा लग रहा है। धरा ने भी आगे बढ़कर हाथ लगाया। अंदर हवा नहीं जा रही और गर्म भी लग रहा है। भुवन ने गहरा सांस ली। अगर मैं इसे बड़ा कर दूं, दीवारें मोटी बना दूं, तो जानवर रात भर इसमें रह सकते हैं। धरा की आंखों में पहली बार हल्की मुस्कान उभरी। तो फिर कर डालो भुवन, मैं हूं तुम्हारे साथ। मोरा बोली, मैं भी। ईशान चीखा, मैं भी।
और चंपा ने धीमे से कहा, भगवान तुम्हारा हाथ पकड़े। उस शाम धुंध और ठंड के बीच एक छोटे से आंगन में 4 इंसानों और कुछ बेजुबान जानवरों की जिंदगी बदलने वाला सपना जन्म ले चुका था। जब रात गहराने लगी, पहाड़ों पर तेज हवाएं गरजने लगी, पीपल के पत्ते कांपते हुए आवाज कर रहे थे, खंखक, जैसे प्रकृति पहले ही चेतावनी दे रही हो। भुवन आंगन में खड़ा भूसे के ढेर को देख रहा था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, कल सुबह से बड़ा घर बनाना शुरू करना होगा। समय बहुत कम है, इस ठंड में एक भी जानवर खोना दिल तोड़ देगा। वह जानता था यही वह पल है जहां चरवाहा सिर्फ चरवाहा नहीं रहता, वह अपने झुंड की ढाल बन जाता है। और उसी रात गलियों में बहती ठंडी हवा के बीच भुवन ने संकल्प लिया, वह भूसे का ऐसा घर बनाएगा जो न सिर्फ जानवरों को बचाएगा बल्कि आने वाले दिनों में पूरे गांव को उम्मीद दे जाएगा। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। सरईगंज गांव के ऊपर धुंध की परत ऐसे लिपट रही थी जैसे कोई अदृश्य चादर सबको ढककर जकड़ना चाहती हो। कच्चे घरों की छतों पर ओस जमने लगी थी और दूर दूर तक सिर्फ लालटेन की झिलमिलाती लौ ही जिंदगी का इशारा दे रही थी। भुवन आंगन में अकेला खड़ा था। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांसें हर बार धुएं की तरफ बाहर आ रही थीं। उसने कुहू, मिन्नी और बाकी जानवरों की तरफ देखा। वे खुले चौपड़ में सिमट सिमट कर खड़े थे। उनके कान लाल पड़ गए थे और शरीर कांप रहा था। मन जैसे टूट सा गया। भुवन ने धीमे से कहा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। नहीं। घर के पीछे छोटी लकड़ी की पौटी पर पुरानी बोरियां रखी थीं, चावल की, गेहूं की और कुछ फटी पुरानी गुड़ की बोरी भी। भुवन ने एक बोरी उठाई। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो रही थीं, पर हाथ रुक नहीं रहे थे। उसने बोरी को झटक कर साफ किया, फिर उसमें भूसे की मोटी तहें भरने लगा। धरा खिड़की से देख रही थी। उसने पूछा, इतनी रात में यह सब क्यों? भुवन की आवाज धीमी थी, पर उसमें अटल दृढ़ता थी। हवा बहुत तेज हो रही है धरा, अगर मैंने आज कुछ नहीं किया ना, तो सुबह शायद कोई जानवर खड़ा ना मिले। धरा थोड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे अंदर गई और एक और बोरी ले आई। उसकी आंखों में कोमल चिंता थी, पर उसके कदमों में भुवन का साथ देने का साहस। भुवन सबसे पहले छोटी बकरी मिन्नी के पास गया। मिन्नी मोरा की सबसे प्यारी साथी थी। आज उसकी सांसें छोटी छोटी आ रही थीं और उसके पैरों में कंपन ज्यादा था। भुवन ने धीरे से उसके ऊपर भूसे भरी बोरी ओढ़ाई। मिन्नी पहले तो चौंकी, फिर धीरे धीरे स्थिर हो गई, जैसे उसके शरीर ने उस गर्माहट को पहचान लिया हो। धरा ने पास खड़े होकर देखा, अरे इसे तो राहत मिल रही है। देखो भुवन, ये कांपना कम हो रहा है। भुवन घुटनों के बल बैठ गया और अपनी हथेली मिन्नी की गर्दन पर रखी। वहां से हल्की हल्की गर्मी निकल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की चमक उभरी। सही है, यह तरीका काम करेगा। दीवार भी भूसे की बनेगी और रातें भी इसमें गुजरेंगी। मोरा भी आ गई। बाबा, मिन्नी ठीक हो जाएगी ना? भुवन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिल्कुल बेटी, हम सब मिलकर उसे बचाएंगे। भुवन कुहू के पास पहुंचा। कुहू की आंखों में वह परिचित कोमल चमक थी, लेकिन ठंड ने उसकी सांसों को भारी कर दिया था। वह बार बार अपनी पूंछ हिलाकर ठंडी हवा को हटाने की कोशिश कर रही थी। भुवन ने उसके माथे पर हाथ रखा। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। उसका दिल कस गया। उसने तुरंत एक बड़ी बोरी उठाई, उसे भूसे से इतना भरा कि बोरी भारी हो गई। फिर उसे कुहू के ऊपर डालते हुए बोला, तू चिंता मत कर कुहू, मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। कुहू ने धीरे से हम की आवाज निकाली, जैसे उसकी सांसों ने भुवन की भरोसे को स्वीकार कर लिया। ईशान दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसने कहा, बाबा,
मैं छोटी छोटी बकरियों के लिए भी बोरी लाता हूं। और वह उछलते हुए अंदर दौड़ गया। कुछ ही देर में पूरा आंगन बदल गया। जहां पहले कंपन और सिसकियां थीं, अब भूसे में लिपटे जानवरों की सांसें धुंध के बीच गर्म बादलों की तरह उठ रही थीं। हवा भले तेज थी, पर भूसे और बोरी की गर्मी जैसे एक छोटी लड़ाई लड़ रही थी, और जानवर इस लड़ाई में धीरे धीरे टिकने लगे। चंपा चौखट पर बैठी सब देख रही थी। उन्होंने भुवन को आवाज दी, बेटा, तूने सही राह पकड़ी है। बोरी जान बचा लेगी, पर असली सहारा भूसे का घर ही बनेगा। उससे बनाने में देर मत करना। भुवन ने सिर झुकाया। हाँ माए, कल सुबह ही काम शुरू कर दूंगा। भुवन ने काम समेटा ही था कि धरा उसके पास आई। उसने उसकी ठंडी उंगलियां पकड़ी और बोली, तुम्हारे हाथ बर्फ जैसे हो गए हैं, पर दिल अभी भी गर्म है। भुवन ने उसकी तरफ देखा। वह थक गया था, पर आंखों में एक चमक अब भी बाकी थी। धरा, मैं इन सबको ठंड से मरने नहीं दूंगा, किसी भी हाल में नहीं। कल मैं बड़ा भूसे का घर बनाना शुरू कर दूंगा, जहां सब जानवर एक साथ रह पाएंगे। धरा ने धीरे से कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और उस पल दोनों ने मिलकर आंगन के चारों ओर नजर दौड़ाई, जहां भूसे की गर्म परतें पहली जीत दे रही थीं। जब सारे लोग घर के अंदर जा चुके थे, भुवन देर तक बाहर खड़ा रहा। हवा अभी भी काट रही थी, लेकिन जानवरों से आती हल्की हल्की हम की आवाज उसके दिल को गर्म कर रही थी, जैसे कह रही हो, हम अभी जिंदा हैं, तुम्हारे कारण। उसने मुट्ठी बांधी और आसमान की तरफ देखा। धुंध में तारा भी नहीं दिख रहा था, पर उसके भीतर एक तारा चमक चुका था। भूसे का घर, सहारे का घर, जिंदगी का घर। और उस रात चरवाहा भुवन पहली बार सच में समझ पाया कि कभी कभी सबसे साधारण चीजें सबसे बड़ी जान बचाती हैं। सुबह की पहली किरणें अभी धरती पर नहीं उतरी थी। धुंध पूरे सरायगंज गांव को ऐसे ढक रही थी जैसे किसी सफेद चादर में लिपटा कोई बीमार दिल। भुवन हल्की रोशनी में आंगन में खड़ा भूसे को छू छू कर उसकी नमी और गर्माहट जांच रहा था। रात की ठंड से उसकी उंगलियां सूज गई थीं, पर उसके मन में केवल एक आग जल रही थी। भूसे का घर बनाना है, किसी भी हाल में। कुहू और मिन्नी बोरी लिपटी शांति से खड़ी थी। उनके शरीर से अब उतना काम पापन नहीं आ रहा था। उनकी सांसें गर्म थीं, स्थिर थीं। भुवन के भीतर एक नई उम्मीद उग आई। अगर एक बोरी इतना कर सकती है, तो पूरा घर कितनी जिंदगियां बचा लेगा। धरा ने कंधे पर एक गरम गमछा डालते हुए कहा, आज गांव जाओगे? लोगों को बताना पड़ेगा कि तुम क्या बनाने वाले हो। भुवन ने सांस छोड़ी। हां, पर शायद कोई मानेगा नहीं। चंपा लाठी टेकते हुए बाहर आई और बोली, बेटा, दुनिया की आदत होती है, जब तक कोई चीज हो ना जाए उसे मजाक समझती है। पर तू अपना काम शुरू कर, लोग खुद ही देखेंगे। मोरा और ईशान दोनों एक साथ बोले, हम भी चलेंगे। भुवन मुस्कुराया, नहीं बेटा, तुम दोनों घर पर रहो, जानवरों का ध्यान रखना। जब भुवन गांव के चौक पहुंचा, लखीराम पहले से ही वहां खड़ा था। 2-4 और किसान उसके साथ चूल्हे पर हाथ सेंक रहे थे। जैसे ही उन्होंने भुवन को देखा, लखीराम ने अपनी गमछा हटाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे देखो देखो, चरवाहा आ गया। सुना है भूसे का घर बनाने वाला है। हाँ हाँ हाँ, बाकी किसान भी हंस पड़े। एक बोला, भूसे से घर और उसमें जानवर रहेंगे? अरे भुवन, हवा का एक झोंका आएगा और पूरा घर उड़ जाएगा। दूसरा बोला, और अगर ना उड़ा तो जानवर उस भूसे को खा जाएंगे। तीसरा हंसा, लगता है ठंड ने भुवन का दिमाग जाम कर दिया। हंसी पूरे चौक में फैल गई, जैसे किसी ने आग में सूखी लकड़ी फेंक दी हो। भुवन चुपचाप खड़ा सुनता रहा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न शर्म, बस गहरी सोच और थोड़ी सी तकलीफ।
लखीराम ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। भुवन भाई, तू मेहनती आदमी है, पर इतना सिर मत लड़ाया कर चीजों में। भूसे से दीवारें, ये भी कोई बात हुई? भुवन ने शांत स्वर में कहा। लखीराम, अगर जान बच जाए तो कोई भी बात छोटी नहीं होती। कुछ पल को सब चुप हो गए, फिर से हंस पड़े। गांव का मुखिया तारापाल भी वहीं आ गया। उसकी आंखों में ठहराव था, पर आवाज में हमेशा की तरह हल्का तिरस्कार। उसने कहा, भुवन, तू मेहनती है, पर इस बार तू बेवकूफी कर रहा है। भूसा आग पकड़ लेगा, नमी में गल जाएगा, हवा उड़ा कर ले जाएगी। तू अपने जानवरों का मजाक न बनाना। उसके बोलने का अंदाज गांव वालों के मन में शक की एक परत और जोड़ देता था। लेकिन भुवन के भीतर उल्टा असर हुआ। एक और परत जिद की जुड़ गई। उसने धीरे से कहा, मुखिया जी, मैंने देखा है, भूसा गर्म रहता है। कल रात बोरी में भरकर कुहू और मिन्नी पर डाला, उनकी सांसें स्थिर हो गईं। अगर अंदर का हिस्सा उतना गर्म है तो दीवारें भी गर्म रहेंगी। तारापाल ने उपहास से सिर हिलाया। देख ले, जब ठंड पूरी उतर आएगी तो तुझे खुद समझ आएगा कि तूने कितना बड़ा मूर्खतापूर्ण काम किया। भुवन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके भीतर उभरता संकल्प जवाब से ज्यादा बड़ा था। चौक से लौटते समय भुवन के कदम तेज हो गए। ठंडी हवा अब उसके चेहरे पर चोट कर रही थी, पर अंदर जल रही आग उसके कदमों को रुकने नहीं दे रही थी। रास्ते में पीपल के नीचे बैठे सनातन बाबा मिले। उन्होंने आंखें खोलकर पूछा, सबने हंसी उड़ाई? भुवन ने थोड़ा झुककर सिर हिलाया। हाँ बाबा, पर मैं रुकूंगा नहीं। बाबा मुस्कुराए, वही पुरानी मुस्कान जो किसी पहाड़ी रहस्य जैसी लगती थी। उन्होंने कहा, भुवन, जब लोग समझ नहीं पाते तभी वे हंसते हैं। याद रख, हर बड़ी चीज पहले मजाक बनती है, फिर शक बनती है और अंत में सच साबित होती है। भुवन ने बाबा की आंखों में देखा। उन्हीं आंखों में उसे वह हिम्मत मिली जो सुबह चौक में खो गई थी। जब वह घर पहुंचा, धरा ने पूछा, क्या कहा लोगों ने? भुवन धीरे से बोला, हंसे, काफी हंसे, पर मुझे परवाह नहीं। मोरा उसकी झोली में मिन्नी का छोटा घंटा रखकर बोली, बाबा, आप घर बना दो, बाकी सब बाद में समझ जाएंगे। ईशान ने उत्साह से कहा, मैं भी मिट्टी में लाऊंगा। चंपा ने लाठी टेकते हुए कहा, लोग हंसें या रोएं, हमारे जानवरों की जान पहले। तू बस कल से काम शुरू कर दे। भुवन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। करूंगा माई, कल सुबह शुरू। भुवन देर रात तक आंगन में खड़ा रहा। जानवर शांत थे, पर हवा नहीं। वह धीरे से बोला, चाहे पूरी दुनिया हंसे, मैं तुम सबको बचा कर रहूंगा। भूसे का घर बनेगा और तुम सब उसमें सुरक्षित रहोगे। यह वादा किसी मंदिर की प्रार्थना जैसा था, धीमे पर बहुत पवित्र। और उसी रात भुवन की जिद पत्थर की तरह मजबूत होकर जन्म ले चुकी थी। सूरज जैसे ही पहाड़ के पीछे डूबा, सरेगंज गांव पर ऐसी ठंड उतरी जैसी बहुत सालों से किसी ने महसूस नहीं की थी। हवा ने अपनी चाल बदल ली। अब वह केवल चल नहीं रही थी, बल्कि चिल्ला रही थी। घर की छतें कड़क कड़क की आवाज करती कांप रही थी। पेड़ों की डालियां ऐसे टकरा रही थीं जैसे कोई अदृश्य तूफान उन्हें भिड़ा रहा हो। धुंध इतनी गाढ़ी थी कि 2 कदम आगे खड़ा आदमी धुंधला दिखाई पड़े। गांव वाले दरवाजे कसकर बंद कर रहे थे और लालटेनें हवा के झोंकों में थरथरा रही थीं। यही वह रात थी जो भुवन को डराती भी थी और उसे साबित करने का मौका भी दे रही थी कि उसका भूसे का घर सिर्फ ख्याल नहीं, एक उम्मीद है। कुहू बेचैनी से खड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं। थूथनी से भाप के घने बादल निकल रहे थे। मिन्नी तो लगभग मोरा के पैरों के पास सिमट गई थी। ईशान बोला, बाबा, आज तो हवा बहुत डरावनी है। मिन्नी तो कांप ही नहीं रही, जैसे थक गई है। मोरा रोने को हुई, बाबा कुछ करो ना।
हमें डरा मत हो। धरा ने बच्चों को पास खींच लिया। चंपा लाठी पकड़े खिड़की के पास खड़ी थी। उनकी आंखों में चिंता की गहराई साफ थी। भुवन जानता था रात शुरू हो चुकी है और ठंड हर घंटे और कठोर होती जाएगी। उसने गहरी सांस ली। हवा उसके चेहरे पर ऐसा लग रही थी जैसे छोटे छोटे कांटों की बारिश हो रही हो। वह बोला, अगर मैं इंतजार करता रहा तो सुबह तक देर हो जाएगी। आज ही, अभी मुझे भूसे के घर की नींव डालनी होगी। धरा चिंतित स्वर में बोली, इतनी ठंड में? हवा बंद कर देगी काम। भुवन ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर मैं नहीं करूंगा तो ठंड हमारे जानवरों को बंद कर देगी। यह कोई तर्क नहीं था, एक सच्चाई थी। धरा ने बस सिर हिला दिया। अब वह जान गई थी भुवन को रोकना असंभव है। भुवन ने बड़ा सा फावड़ा उठाया। उसकी उंगलियां ठंड से अकड़ी हुई थीं, पर उसके भीतर की गरमाई उन्हें चलाती जा रही थी। वह घर के पीछे उस जगह पहुंचा जहां मिट्टी थोड़ी ठोस थी और हवा से थोड़ा बचाव भी था। हवा उसके कानों में घूं घूं कर रही थी, जैसे उसे चुनौती दे रही हो। उन्होंने भूसा निकाला, उसे मिट्टी में मिलाया और पहली मुट्ठी नींव में डाल दी। उस पल धरा, मोरा, ईशान और यहां तक कि चंपा भी उसके पीछे आ खड़े हुए थे। सबके चेहरे पर एक ही भाव, डर और उम्मीद का मिश्रण। मोरा ने पूछा, बाबा, इससे सच में घर बन जाएगा? भुवन ने मुस्कुराकर कहा, हां बेटी, भूसा सिर्फ सूखा नहीं होता, उसमें गर्माहट की जान होती है। अचानक एक झोंका आया, इतना तेज कि लालटेन की लौ लगभग बुझ गई। धरा चौंक कर बोली, भुवन, अंदर चलो, बाद में कर लेना। पर भुवन रुकने वाला नहीं था। उसने भूसे का बड़ा हिस्सा उठाकर मिट्टी के ढेर पर चढ़ाया। उसमें छड़ी से छोटे छोटे छेद बनाकर हवा रोकने के पैंतरे बनाने लगा। ईशान बोला, बाबा, मैं पकड़ लूं? भुवन ने उसे पास बुलाया। छोटू, तू यह लालटेन पकड़ ले। अगर यह बुझ गई तो हम कुछ देख नहीं पाएंगे। लालटेन हवा में कांप रही थी, लेकिन ईशान उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़े खड़ा रहा। उसकी छोटी उंगलियां ठंड से लाल पड़ गई थीं। मोरा ने भूसा उठाकर भुवन को दिया। धरा ने मिट्टी की परत लगाई। चंपा खड़ी होकर प्रार्थना सी करती रही। ये 5 लोग 10 जानवरों के लिए धुंध में लड़ाई लड़ रहे थे। धीरे धीरे भुवन एक गोल आकार की बाहरी दीवार बनाने लगा। भूसे की मोटी तहें, मिट्टी का लेप, फिर भूसा, फिर मिट्टी। हवा हर बार झोंका मारती, पर दीवार नहीं डोलती। धरा ने कहा, लगता है सच में टिक जाएगी। भुवन ने मिट्टी को दबाते हुए कहा, जो चीज दिल से बनाई जाए वो गिरती नहीं है। आंगन की लालटेन अब थोड़ी स्थिर थी, जैसे वह भी इस घर में अपनी गर्मी का वादा जोड़ रही हो। भुवन ने आधी बनी दीवार के भीतर 2 बोरियां बिछाई, फिर कुहू को पकड़कर अंदर लाया। कुहू पहले हिचकी, फिर अंदर कदम रखते ही उसने जैसे राहत की सांस ली। उसके शरीर से निकलती भाप धीरे धीरे गायब हो रही थी। मोरा खुश होकर बोली, बाबा देखो, कुहू तो आराम में लग रही है। मिन्नी भी धीरे धीरे अंदर आ गई। भुवन ने उनके ऊपर बोरी उड़ाई और दीवार को थोड़ा और ऊंचा कर दिया। उस पल पूरे आंगन में हल्की सी गर्माहट फैल गई, सिर्फ भूसे की नहीं, उम्मीद की। जब अंतिम झोंका चला, दीवार खड़ी रही। कुहू और मिन्नी शांत थी। लालटेन की लौ स्थिर थी। भुवन की आंखों में चमक थी। उसने हाथ जोड़कर आकाश की तरफ देखा और कहा, भगवान, मैंने शुरुआत कर दी है, बाकी तू संभालना। धरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चंपा ने लोरी जैसी प्रार्थना की। मोरा और ईशान दोनों उसके पास आ खड़े हुए और उस ठंडी चिल्लाती रात में भुवन की मेहनत ने पहली बार ठंड को मात दी थी। सुबह होने से पहले ही सरायगंज गांव पर एक भारी सन्नाटा उतर चुका था। ऐसा सन्नाटा जिसमें हवा भी ठहरने से डरती थी।
आकाश हल्के आसमानी से फीका सफेद दिख रहा था। रात की ठंड अब भी जमीन पर फिसल रही थी। कच्ची गलियों पर जमी बर्फ जैसे चांदी की धूल की परत। पीपल के पत्तों पर ओस नहीं, बर्फ जमी थी। भुवन ने अपने आंगन का दरवाजा खोलते ही गहरी सांस ली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और जैसे भीतर तक चीर गई, पर उसकी आंखें तुरंत भूसे के घर पर गईं। कुहू और मिन्नी अंदर शांत खड़ी थीं। उनकी सांसें धीमी, गर्म, स्थिर थीं। बोरियों से भूसा टपक रहा था, पर दीवारें मजबूती से खड़ी थीं। मोरा ने खुशी से कहा, बाबा, मिन्नी बिल्कुल कांप भी नहीं रही। ईशान उछलकर बोला, भूसे का घर जीत गया बाबा, देखो देखो। भुवन की आंखें भर आईं। रात की मेहनत का फल सामने था। 2 जिंदगियां सुरक्षित थीं, लेकिन तभी गांव से एक अजीब सी आवाज आई, करुण, धीमी, टूटती हुई। भुवन का दिल धक से रह गया। भुवन तुरंत गमछा डालकर मोरा और ईशान से बोला, तुम दोनों घर से मत निकलना। धरा ने चिंता से कहा, क्या हुआ भुवन? भुवन धीरे से बोला, किसी घर से रोने की आवाज आ रही है, मैं देखता हूं। वह गलियों की तरफ दौड़ पड़ा। ठंडी हवा उसकी आंखों में चुभ रही थी, पर कदम तेज थे। पहला घर, लखीराम का। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से सिसकियों की आवाज साफ आ रही थी। जब वह अंदर पहुंचा, लखीराम जमीन पर बैठे थे। उनकी सबसे प्यारी काली गाय ठंड से जमी पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें अब कोई रोशनी नहीं। लखीराम की आवाज कांप रही थी, भुवन, ठंड ठंड ले गई उसे। भुवन कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी गाड़ी रुक गई। दिल बैठ गया। एक गहरी चुप्पी पूरे कमरे में फैल गई, जैसे समय भी ठहर गया हो। अगला घर मुखिया तारापाल का था। उनके आंगन में 2 ग्रामीण खड़े थे। तारापाल की बड़ी सुदृढ़ गाय भी ठंड की शिकार हो चुकी थी। उसका शरीर जम चुका था। तारापाल का चेहरा हमेशा की तरह कठोर नहीं था, वह टूट चुका था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक ग्रामीण बोला, रात भारी थी भुवन, तू ठीक कहता था, हवा बहुत जहरीली थी। तारापाल ने धीमी आवाज में कहा, काश मैं तेरी बात सुन लेता। भुवन ने उनके कंधे पर हाथ रखा, पर अंदर से वह खुद भी फट रहा था। इतनी जल्दी, इतनी मौतें। पुरानी झोपड़ी वाली बूढ़ी दाई शारणी का छोटा झुंड, 2 बकरियां ठंड से अकड़ चुकी थीं। शारणी दीवार पकड़कर रो रही थी। कोई रात इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? भुवन ने देखा, उनकी आंखों में उम्मीद का एक कण भी नहीं था। वह धीमी आवाज में बोला, मैं आज से कोई भी जानवर अकेला नहीं रहेगा, मैं भरोसा देता हूं। लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं, इस ठंड ने गांव से कुछ छीन लिया है जो कभी वापस नहीं आएगा। सूरज की हल्की रोशनी जब धीरे धीरे गलियों पर पड़ी, तो पूरा गांव देख रहा था। 3 घरों के बाहर बर्फ से ढके शरीर पड़े थे। मर्द चुप थे, औरतें रो रही थीं। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि रात में आखिर क्या हो गया। सरायगंज में पहली बार ठंड ने इतनी जोरदार चोट की थी। कुछ महिलाएं चूल्हा जगाने बाहर निकलीं। उन्होंने देखा, भुवन के आंगन की ओर से कुहू और मिन्नी की जिंदी आवाजें आ रही थीं। एक और ग्रामीण बोला, भुवन के जानवर तो बच गए, वो सब ठीक हैं। तुरंत 6 से 7 लोग भुवन के घर की ओर दौड़े। उन्होंने भूसे के घर को देखा। अंदर हल्की गर्म धुंध उठ रही थी। दीवारें मजबूत खड़ी थीं। एक और आदमी हैरानी से बोला, अरे ये तो सच में गर्म लग रहा है। लखीराम की पत्नी रोते हुए बोली, क्यों नहीं सुने तुमने भुवन की बात? तारापाल चुप था। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं। गर्व का पहला पतन। अब भुवन के पास आधा तैयार भूसे का घर था, पर आज गांव का दर्द देखकर उसकी जिद पत्थर से पहाड़ बन चुकी थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, जो भी अपने जानवरों को बचाना चाहता है, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा। जिसे मदद चाहिए मेरे साथ आ जाए। हम सब मिलकर भूसे के घर बनाएंगे। अभी, आज ही, इस वक्त।
गांव के घायल मन में पहली बार एक चिंगारी जली। शारणी बोली, मैं अपना भूसा दूंगी। लखीराम बोला, मैं दीवारें बनाने में हाथ लगाऊंगा। तारापाल धीरे से बोला, मैं भी मदद करूंगा। भुवन ने सिर्फ इतना कहा, चलो देर मत करो, रात फिर उतरेगी और इस बार हम उसे जीने नहीं देंगे। इस तरह गांव की चीखें और सिसकियां उस दिन एक संकल्प में बदलने लगी। भूसे का घर अब सिर्फ भुवन का सपना नहीं रहा, पूरे गांव की जरूरत बन चुका था। गांव में सुबह का उजाला फैल चुका था, पर हवा अब भी कपकपाती चाकू जैसी तेज थी। लोग अपनी गायों और बकरियों को देखते हुए भुवन के घर की ओर आते जाते थे, क्योंकि वही एक जगह थी जहां जानवर जिंदा और गर्म दिखाई दे रहे थे। पर भुवन के मन में एक और बोझ था, गांव वालों की उम्मीदें। अब वह अकेला चरवाहा नहीं था, पूरे सरायगंज की आंखें उसी पर टिक गई थीं। धरा ने उसकी थकी आंखों को देखा और बोली, तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए। भुवन ने धीरे से सिर हिलाया। आराम? अभी तो बहुत कुछ बाकी है धरा। गांव वालों के पास भूसा कम है, मिट्टी सख्त है और शाम होने में ज्यादा वक्त नहीं। चंपा लाठी पर बैठे बैठे बोली, बेटा, किसी की सत्ता से लड़ना आसान है, पर उम्मीद से लड़ना मुश्किल। अब गांव तुझ पर निर्भर है, इसका वजन संभाल। भुवन ने गहरी सांस ली। वह जानता था आज उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो मन के बोझ को हल्का कर दे। वह धीरे धीरे पीपल 3 वाले रास्ते पर निकल गया। पीपल का पुराना पेड़ आज धुंध में एक धुंधला सा प्रहरी जैसा खड़ा था। उसके नीचे रखी छोटी मिट्टी की दिया हल्की हल्की चमक रही थी। ढलान से आती हवा पत्तों को हिलाती, मानो पेड़ भी कुछ कहना चाह रहा हो। और वहीं बैठे थे सनातन बाबा, सफेद दाढ़ी, मिट्टी में धन से पांव, आंखें अर्ध निमीलित, जैसे दुनिया की सारी हलचल को एक सांस में समझ लेते हो। भुवन कुछ दूरी पर खड़ा रहा। बाबा ने बिना देखे ही कहा, आ गया चरवाहा, तुझे जाना ही था। भुवन चौंक गया। वह धीरे धीरे पास आया और बैठ गया। बाबा, गांव के 3 घरों के जानवर मर गए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बाबा मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द भी था और शांति भी। उन्होंने कहा, भुवन, दूसरों की जान बचाना कभी आसान नहीं होता। यह ठंड केवल हवा नहीं, इम्तिहान है। भुवन ने देखा कि बाबा की उंगलियां पीपल की जड़ों पर चल रही थीं, मानो वे धरती की धड़कन सुन रहे हों। बाबा ने कहा, तूने भूसे का घर शुरू किया, पर आधा अधूरा। भूसा दीवारों में नहीं बंद होता भुवन, वह सांस लेता है। अगर तू उसे सही जगह सही तरह रख दे तो वह हवा को रोककर अंदर गर्मी पैदा करता है। भुवन ने हैरानी से देखा, तो मैं क्या करूं बाबा? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, दीवारें मोटी बना, अंदर की जगह छोटी रख और चौखट पर मिट्टी की परत मोटी चढ़ा। ठंडी हवा नीचे से घुसती है, वहां पत्तों और भूसे का ढेर लगा दे। देखना, तू हवा को बंद नहीं करेगा, हवा को जीता लेगा। भुवन के भीतर कुछ जागा। बाबा की हर बात जैसे उसके दिल पर हथौड़े की चोट की तरह सच्चाई लिख रही थी। भुवन ने मन का बोझ साझा करते हुए कहा, बाबा, भूसा तो मेरे पास है, पर गांव वालों के पास कम है, सबकी मदद कैसे करूं? सनातन बाबा ने आंखें खोल दी। उनमें पहाड़ों की शांत गहराई थी। उन्होंने कहा, भुवन, सहारा बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। तू अपने भूसे के घर का हिस्सा बांट दे, दीवारों को तोड़कर उनमें 3-4 छोटे घर बना दे। हर परिवार का एक एक जानवर बच जाए तो गांव बच जाएगा। भुवन ने हतप्रभ होकर पूछा, लेकिन बाबा, मेरा घर छोटा पड़ जाएगा। बाबा हल्का हंसे, अरे चरवाहे, घर का आकार नहीं, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। भुवन की आंखें भर आईं।
उसने बाबा के सामने हाथ जोड़ दिए। बाबा, आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। बाबा ने अंतिम बात कही। जल्दी कर, अगली रात पिछली से ज्यादा कठोर होगी, समय नहीं है। जब भुवन वापस गांव की ओर लौटा, धुंध अब भी घनी थी, पर उसे लग रहा था जैसे उसका रास्ता साफ हो चुका है। धरा ने उसे दूर से आते देखा और बोली, कहां गए थे? भुवन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा के पास। और अब हमें जो करना है वह सब मिलकर करेंगे। मोरा दौड़कर बोली, आपने कोई नया तरीका ढूंढ लिया? ईशान ने पूछा। बाबा ने क्या कहा? भुवन ने सबकी तरफ देखकर कहा, आज हम भूसे का बड़ा घर नहीं, कई छोटे छोटे घर बनाएंगे, सबके लिए। ये घर सिर्फ हमारे जानवरों के लिए नहीं होंगे, पूरे गांव के लिए होंगे। चंपा धीरे धीरे मुस्कुराई। ये हुई ना भुवन जैसी बात। कुछ देर बाद लखीराम, तारापाल, शारणी और 2-3 और किसान भुवन के आंगन पहुंचे। तारापाल ने धीमी आवाज में कहा, भुवन, हमें मदद चाहिए, हमें सिखा, हम भी भूसे के घर बनाना चाहते हैं। भुवन ने सिर उठाकर उनकी आंखों में देखा। अब उनमें वह उपहास नहीं था, वह थी हार, दर्द और उम्मीद। उसने सांस लेकर कहा, चलो सब मिलकर शुरू करते हैं। आज हम भूसे के घर नहीं, जिंदगियां बचाएंगे। और इसी पल सरायगंज में एक चरवाहा नेता बन गया, दया से, जिद से और बाबा जी के संकेत से। भुवन की बात फैलते ही सरायगंज गांव की गलियां अचानक जीवित हो उठी। ठंड अभी भी काट रही थी, पर लोगों के कदमों में आज एक नई बेचैनी थी, डर की नहीं, उम्मीद की। लखीराम जल्दी जल्दी अपने घर से पुरानी बोरियां उठा लाया। तारापाल ने वर्षों से बंद पड़ी अपनी छोटी खलिहान की चाबी झाड़ कर दी। दाई शारणी अपने घर के पिछवाड़े जमे भूसे का छोटा ढेर लेकर आई। धुंध पूरे गांव पर लिपटी थी, पर इस धुंध के बीच लालटेनें चमक रही थीं। मिट्टी की महक उठ रही थी और लोगों की सांसें गर्म हो रही थीं, क्योंकि आज दिल में गर्मी थी। भुवन के आंगन में इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई थी। पुरुष, औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी ठंडी हवा में हाथ रगड़ते हुए भुवन की ओर देख रहे थे। धरा ने सबको गुड़ की छोटी छोटी डलियां दी ताकि शरीर में गर्मी आए। चंपा ने आते जाते लोगों को दुआएं दी। मोरा और ईशान बोरियां और छोटे डंडे बराबर रखते जा रहे थे, मानो वे भी इस युद्ध के सैनिक हों। तारापाल आगे बढ़ा। उसकी आवाज धीमी थी, पर सच से भरी हुई। भुवन, मैंने तेरी बात हल्के में ली थी। कल रात ने मुझे गलत साबित कर दिया। अब तू बता, हमें क्या करना है? यह वह क्षण था जहां गांव का मुखिया पहली बार किसी और के आगे झुका था, और वह कोई और था भुवन। भुवन ने गहरी सांस ली और बोला, सबसे पहले हम मेरी बनाई दीवार को तोड़ेंगे। उसके भीतर से हम 3 छोटे घर बनाएंगे। हर घर में 3 से 4 जानवर रह सकेंगे। जितना भूसा हमारे पास है उसे सबके बीच समान बांटना होगा। लोग एक दूसरे की ओर देखे। कुछ हैरान थे, कुछ भावुक, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भुवन अपना घर तोड़ने को कहेगा। पर भुवन की आंखों में सच्चाई थी। वह समझ चुका था कि उसकी दीवारें टूटेंगी तो गांव के रिश्ते बनेंगे। भुवन ने अपने हाथों से भूसे के बड़े ढेर का एक हिस्सा हटाया। भूसा हवा में उड़ा, मिट्टी के कण धूप में चमके और दीवार धीरे धीरे ढहने लगी। ईशान ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, आप अपना घर क्यों तोड़ रहे हो? भुवन मुस्कुराया, क्योंकि बेटा, एक घर से 3 घर बनेंगे और 3 घरों में कई जानें बचेंगी। मोरा ने धीमी आवाज में कहा, बाबा, आप दिल वाले हो। भुवन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में मोरा की बात किसी आशीर्वाद की तरह उतर गई। अब असली काम शुरू हुआ। लखीराम मिट्टी और भूसा मिलाकर मजबूत गारा बना रहा था। तारापाल लकड़ी की पतली बल्लियाओं काट रहा था। शारणी सूखे पत्तों के बड़े बड़े ढेर ला रही थी।
धरा बोरियों को साफ कर रही थी। मोरा छोटी बकरियों को पकड़कर गरम दुलार दे रही थी। ईशान लालटेन पकड़े हर व्यक्ति को रास्ता दिखा रहा था। भुवन सबके बीच घूमकर दिशा दे रहा था। किस जगह दीवार मोटी करनी है, कहां हवा का रास्ता बंद करना है, कहां बाहर की नमी रोकनी है। हर व्यक्ति अलग काम कर रहा था, पर दिल सबका एक था। धुंध में भरी ठंड मानो पिघल रही थी। कुछ घंटों की भारी मेहनत के बाद पहला छोटा भूसा घर खड़ा हो गया। दीवारें भूसे और मिट्टी की मोटी परतों से बनी। नीचे सूखे पत्तों की मोटी तह, ऊपर बोरी की छत और अंदर इतनी गर्म हवा कि कुत्ता भी जाकर सो जाए। लखीराम आश्चर्य से बोला, अरे भुवन, अंदर तो जैसे धूप है। तारापाल अंदर गया, हाथ फैलाए, आंखें बंद की और कुछ पल चुप रहा। जब बाहर आया, उसकी आवाज कांपी। ये घर नहीं, जीवन है। भुवन ने सिर्फ सिर झुकाया। उसकी विनम्रता अब गांव की संपत्ति बन चुकी थी। गांव में वर्षों से कई छोटे छोटे झगड़े थे। किसी के खेत की मेड़, किसी की जगह का विवाद, किसी की बोली का गुस्सा। इन सब ने सरायगंज को छोटे टुकड़ों में बांट रखा था। पर जब भूसा उठाना था, मिट्टी गूंथनी थी और जान बचानी थी, किसी ने नहीं कहा ये मेरा है या वह तेरा है। जहां पुराने बाड़े थे, आज वे खुद ही टूट गए। जहां दिलों में दूरी थी, आज वे खुद ही मिट गई। भुवन ने आकाश की ओर देखा। धुंध अभी भी थी, पर उसके भीतर एक रोशनी उतर चुकी थी। सांझ तक 3 छोटे छोटे भूसा घर बन चुके थे। हर घर के दरवाजे पर मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी ताकि हवा अंदर न जाए। सभी घरों के अंदर भूसा इतनी मात्रा में रखा गया कि जानवर उसके बीच जैसे दुलार में लिपटे हुए लगे। जब पहली गाय को अंदर ले जाया गया, उसके शरीर की कंपी तुरंत कम हो गई। लोग खुशी से चिल्ला उठे, ये बच जाएगी, हम सब बच जाएंगे। तारापाल ने भुवन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आज तू सिर्फ चरवाहा नहीं रहा, तू पूरे सरायगंज का सहारा बन गया है। भुवन ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं नहीं, ये भूसा, ये घर और ये सब हाथ, सभी मिलकर सहारा बने हैं। और सच में उस पल गांव सिर्फ एक जगह नहीं, एक परिवार बन गया था। रात उतरते ही तीनों भूसे घर लालटेन की पीली रोशनी में किसी उत्सव की तरह चमकने लगे। भुवन ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, देखो बच्चों, आज ये घर सिर्फ मिट्टी और भूसे से नहीं बने, ये बने हैं भरोसे से। मोरा ने मुस्कुराकर कहा, और बाबा दिल से, ईशान ने बोला, और हिम्मत से। चंपा ने आकाश की ओर देखा और कहा, भगवान ये रात हमारे गांव को बचा ले। उस शाम ठंडी हवा ने चीखना बंद कर दिया था, क्योंकि सरायगंज के आंगनों में मानवता की आग जल उठी थी। 3 भूसे घर तैयार थे। दीवारें मोटी थीं, अंदर गर्म सांसों जैसी हवा, भूसे की सुगंध से भरा एक सुरक्षित संसार। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा था, किसके जानवर सबसे पहले अंदर जाएंगे? यह सवाल जितना सरल दिखता था, उतना ही पेचीदा था। गांव का हर घर ठंड से डरा हुआ था। हर परिवार अपना छोटा सा झुंड बचाना चाहता था। धुंध ने पूरे सरायगंज को ऐसे जकड़ा था जैसे कोई अदृश्य हाथ गांव की गर्दन पकड़कर हवा रोक देना चाहता हो। इसी धुंध के बीच सुबह सुबह गांव के लोग भुवन के आंगन में इकट्ठे हुए। तारापाल आगे आए। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते रहे। उनके चेहरे पर रात की थकान और आंखों में दुख का बोझ साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा, भुवन, 3 घर तो बन गए, पर हमारे पास तो कम से कम 8 परिवार हैं जिनके जानवर ठंड से मरने की कगार पर हैं। अब क्या करें? उनकी आवाज में आज पहली बार अहंकार नहीं, सच्चा डर था। भुवन ने शांत स्वर में कहा, हमें बारी तय करनी होगी। कौन से झुंड पहले अंदर जाएंगे, कौन बाद में और कौन एक साथ। लखीराम तुरंत बोला, मेरी 2 गायें हैं, मैं चाहता हूं वो पहले जाए। काली तो कल मर गई, बाकी 2 न चली जाए।
उसकी आवाज कांप रही थी। उस दुख को सुनकर कोई उससे झगड़ भी नहीं सकता था। दाई शारणी धीरे से आगे आई। उनके हाथ ठंड से नीले पड़ गए थे, पर दिल में एक अलग आग थी। उन्होंने कहा, भुवन बेटा, मेरी 2 बकरियां कल चली गई, तीसरी बची है। अगर आज रात वह भी चली गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। पूरा गांव चुप हो गया। उनकी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि किसी को जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ी। भुवन ने सबको गहरी नजर से देखा। हर चेहरे पर चिंता, हर आंख में उम्मीद, हर आवाज में राहत की तलाश। वह जानता था अगर उसने गलत फैसला लिया तो गांव टूट सकता है। धरा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, डरो मत भुवन, तेरा दिल साफ है। जो तू करेगा वही सही होगा। मोरा और ईशान भी पास खड़े थे। उनकी मासूम निगाहें भुवन का मन और भारी कर रही थीं। भुवन ने आंखें बंद की। पीपल के नीचे बैठे बाबा की आवाज उसके भीतर गूंज उठी। सहारा बांटने से बढ़ता है, उसने सांस भरकर कहा। ठीक है, हम यह काम मिलकर करेंगे और निर्णय भी मिलकर करेंगे। गांव के लोग उसकी ओर देख रहे थे। कभी किसी चरवाहे को ऐसे निर्णय लेते हुए नहीं देखा था। भुवन ने 3 लकड़ियां उठाई और उन्हें 3 भूसे घरों के सामने गाड़ दिया। फिर सब की ओर मुड़कर बोला, गांव की परंपरा कहती है कि जहां समस्या बड़ी हो वहां फैसला सब मिलकर किया जाता है। हम 3 घरों में सबसे कमजोर, सबसे छोटे या सबसे बीमार जानवरों को पहले रखेंगे। बाकी अगले घरों में बारी बारी जाएंगे। एक हिलचल फैल गई। यह विचार नया था, पर निष्पक्ष। भुवन ने आगे कहा, जो जानवर कमजोर हैं, जो बच्चे हैं, जो बूढ़ी गायें हैं, पहली प्राथमिकता उन्हीं की होगी। मजबूत जानवर थोड़ी और ठंड झेल सकते हैं। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर दाई शारणी धीरे से बोली, यह सबसे सही बात है। लखीराम ने सिर हिलाया। सही है, मेरी बड़ी भूरी गाय तो मजबूत है, वह बाद में भी जा सकती है। तारापाल बोले, मेरे 2 बैल ठीक हैं, पर छोटी बचिया बहुत कमजोर है, उसे पहले रखना चाहिए। भुवन ने सबकी आंखों में झांका। उनमें आज न लड़ाई थी न तकरार, सिर्फ एक सफेद शांत समझौता। भुवन पहला घर खोलकर अंदर भूसे को बराबर करने लगा। लखीराम अपनी कमजोर सफेद गाय लेकर आए। गाय कांपते हुए खड़ी थी, उसकी आंखों में दर्द था। शारणी दाई अपनी बची हुई बकरी लेकर आई, छोटी, दुबली, पर उम्मीद से भरी। तारापाल अपनी बचिया लेकर आए, पैरों पर ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। इन तीनों को भुवन ने पहले भूसे घर में जगह दी। दीवारें गर्म थीं, अंदर की हवा नरम थी और जानवर धीरे धीरे शांत होने लगे। धरा ने मध्यम स्वर में कहा, ईश्वर, इनकी जान बचा ले। मोरा ने मिन्नी को गोद में लेकर कहा, तू भी जल्द ही अंदर जाएगी, बस बारी आने दे। ईशान ने लालटेन उठाकर घर के हर कोने को रोशन किया ताकि कोई ठंडी हवा छेद बनाकर न घुसे। जब पहला घर भर गया, सबके चेहरों पर एक अलग सी रोशनी उतर आई। लोगों को महसूस हुआ, जो आज हो रहा है वह गांव ने दशकों से नहीं देखा था। कोई तकरार नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मैं पहले नहीं। सबने मिलकर कहा, अब दूसरा घर तैयार करो। भुवन मुस्कुराया। इतने दिनों की धुंध, इतनी ठंड, इतनी मौतों के बीच आज उसे पहली बार लगा कि सरईगंज का दिल फिर से धड़कने लगा है। 3 भूसे घरों के दरवाजे लालटेन की पीली रोशनी में चमक रहे थे। हर घर के सामने नाम नहीं, रिश्तों की गर्मी थी। बर्फ पर पड़ती रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे सफेद समझौतों की मोहर लग रही हो। ये ठंड हम सब मिलकर हराएंगे। किसी एक का नहीं, पूरे गांव का घर बनेगा ये। और सच में उस शाम गांव की आत्मा पहली बार ठंड से बड़ी महसूस हुई। सूरज ढलने लगा था। पहाड़ की चोटियों पर गुलाबी रोशनी धीरे धीरे ढलकर सफेद बर्फ में समा रही थी। धुंध अब हवा में नहीं, जमीन पर घनी परत बनकर फैलने लगी थी। गांव के लोगों को पता था, आज की रात इस सर्दी की सबसे कठोर रात होगी।
ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा भी किसी अदृश्य संकट की सूचना दे रही हो। भुवन ने भूसे घरों की दीवारें हाथ से छूकर जांची, मोटी, गर्म, मजबूत। पर उसकी आंखों में कहीं गहरी चिंता की लकीर अब भी थी। धरा धीरे से बोली, भुवन, आज रात हम प्रार्थना करने मंदिर चलें। जहां दिल घबराए वहां भगवान ही सहारा देता है। चंपा ने लाठी संभालते हुए कहा, सही कह रही है बहू, पूरे गांव को बुलाना चाहिए। यह संकट केवल एक घर का नहीं, सभी का है। मोरा ने मिन्नी को गोद से छोड़कर कहा, मैं मंदिर में दीपक जलाऊंगी। ईशान उछलकर बोला, मैं लालटेने लेकर चलूंगा। भुवन ने परिवार की ओर देखा। उनकी एकता ने उसकी चिंता की आधी परत पहले ही मिटा दी थी। सांझ गहरी हो चुकी थी। आसमान बैंगनी नीला हो गया था और हवा में सुगंधित धूप की हल्की महक घुलने लगी थी। गांव के बच्चे हाथों में छोटी लालटेने लिए बैलों की घंटियों जैसे सुर में चलते जा रहे थे। औरतें थालियों में फूल और तेल लिए थीं। बूढ़े लोग चादरों में लिपटकर धीमे कदमों से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। पूरे सरायगंज में आज पहली बार एक ही रास्ते की गूंज थी, मंदिर चलो, आरती का समय हो गया। यह गूंज हवा के कांपते सुर को दबाकर दिलों को गर्म कर रही थी। सरायगंज का पुराना पहाड़ी मंदिर सीढ़ियों पर टिमटिमाती लौं से जगमगा उठा था। हर सीढ़ी पर एक लालटेन थी, जैसे किसी ने रात को रोशनी का श्रृंगार पहनाया हो। जब पहाड़ी घंटी पहली बार बजी, डोंग डोंग, आवाज घाटी में फैलती चली गई। हवा कांपी नहीं, रुक सी गई। लोगों ने अपने हाथ जोड़ लिए। चूल्हों से उठती रोटी की महक, ठंड से फटते होंठों का दर्द और दिल का डर, सब उस आवाज में समा गया। तारापाल सबसे आगे खड़े थे। उनके चेहरे पर आज कोई आदेश नहीं, केवल प्रार्थना थी। शारणी दाई ने दीपक थाम कर कहा, हे देव, हमारे जानवरों की रक्षा कर। उनकी सांसें हमारी सांसें हैं। लखीराम ने दोनों हथेलियां मिलाकर बोला, भगवान, आज रात को नरम कर दे। काली चली गई, बाकी बचा ले। भुवन ने आंखें बंद की। उसके होंठ खुद ब खुद बोलने लगे, हे देव, हमारे हाथों को ताकत दे, हमारी दीवारों को गर्माहट दे, हमारे गांव को सहारा दे। मोरा और ईशान दोनों घंटे के पास खड़े हवा में कांपती लौ को बचाते हुए दीपक पकड़े थे। उस क्षण पूरा गांव जैसे एक ही दिल बन गया था। मंदिर के भीतर उठे ओंकार घाटी के ऊपर फैलते चले गए। लालटेन की पीली रोशनी धुंध के भीतर किसी स्वप्न जैसी लग रही थी। जब पंडित ने आरती का अंतिम घेरा लगाया, पूरे गांव की नजर एक ही दृश्य पर पड़ी। लौ हिल रही थी पर बुझ नहीं रही थी। धरा ने धीमे स्वर में कहा, देखो भुवन, यह संकेत है। अगर हवा इस लौ को नहीं बुझा पाई तो हमारे घर भी नहीं डिगेंगे। भुवन ने उसकी ओर देखकर सिर हिलाया। वह विश्वास जो पिछले दिनों हिलता रहा था, अब पहाड़ की चोटी सा अचल हो गया। जब आरती समाप्त हुई, लोगों ने प्रसाद लिया और हर चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तारापाल ने सबके सामने घोषणा की, आज रात सभी परिवार भुवन के आंगन के पास पहरा देंगे। हम सब मिलकर जानवरों का ध्यान रखेंगे। किसी एक घर की रात नहीं, पूरे गांव की रात है। भुवन का मन भर आया। वह बोला, आज का यह साहस हमारी दीवारों को और मजबूत करेगा। शारणी दाई बोली, और हमारे दिलों को भी। लोग मंदिर से लौटे तो हर परिवार ने अपनी लालटेन उठाई और भुवन के घर तक एक लंबी पीली जगमगाती रोशनी की पगडंडी बना दी। धुंध में चमकती इस रोशनी के बीच गांव का हर कदम कह रहा था, अगली रात हम एक साथ लड़ेंगे। भुवन ने इस दृश्य को देखकर धीरे से कहा, आज गांव बच गया। धरा ने उसका हाथ दबाया, नहीं भुवन, आज गांव एक हुआ है। बचना अब आसान है। और सच में घाटी में गूंजती घंटियों ने उस खामोश जमती ठंड को एक नई चुनौती दे दी थी। उस शाम की हवा कुछ और ही कहानी लेकर आई थी। धुंध
अब केवल कोहरे की चादर नहीं थी, वह जैसे गीली बर्फ बनकर हवा में तैर रही थी। पेड़ों की टहनियां में टिक टिक की हल्की आवाज कर रही थी, जैसे उनमें भी ठंड के कारण दरारें पड़ रही हों। गांव वालों को साफ महसूस हो रहा था, आज रात ठंड अपनी पूरी ताकत से आ रही है। लोगों ने पूरा दिन भूसे के घरों को दुरुस्त किया, दीवारें मोटी की, नीचे सूखे पत्ते भरे और दरवाजों के छेद बंद किए। लेकिन जब सूरज ढला, एक सफेद अजीब सी चुप्पी गांव पर छा गई। भुवन ने आसमान की ओर देखा। तारे तो दूर, आकार भी नजर नहीं आ रहे थे, जैसे कोई सफेद दैत्य धरती पर उतर आया हो। भुवन के आंगन में आज पहले से कहीं ज्यादा हलचल थी। लखीराम और शारणी दाई आखिरी गट्ठर भूसे का ले आए। तारापाल लकड़ी की पट्टियां लेकर पहुंचे। कुछ और किसान पुराने टाट और कपड़े लाए। धरा मिट्टी गूंध रही थी। मोरा अपने हाथों से छोटी बकरियों को गर्म कर रही थी। ईशान लालटेन लेकर हर घर में रोशनी की जांच कर रहा था। चंपा छोटे छोटे मंत्र बुदबुदाते हुए सबका मन शांत करने की कोशिश कर रही थी। तारापाल ने भुवन से पूछा, क्या हम तैयार हैं? भुवन ने भारी सांस ली। हां, अब जितना कर सकते थे कर लिया। उसकी आवाज में साहस था और भीतर छिपा एक डर भी। जैसे ही पूरी अंधेरा घिरा, पीपल के पेड़ से अचानक एक तेज हवा का झोंका उतरा। लालटेनें एक साथ हिल उठी। मिट्टी की दीवारें भब्भा की आवाज से कंपकपाईं। धुंध इतनी घनी हो चुकी थी कि हवा का हर झोंका सफेद बर्फ की थपकी जैसा लग रहा था। भुवन ने तुरंत सबको आवाज लगाई, सब लोग जानवरों को अंदर ले चलो। लोगों ने तुरंत काम शुरू किया। कमजोर गायें, छोटी बकरियां, बूढ़े बैल और घायल जानवर, सबको तीनों भूसे घरों में उनकी बारी के अनुसार रखा गया। हर घर में लगभग 4 से 5 जानवर अब सुरक्षित थे और बाकी बाहर लाए गए अस्थायी छोटे झोंपड़ों में। जब आखिरी जानवर भी सुरक्षित हो गया, आकाश फटने जैसा महसूस हुआ। एक लंबी, तेज, भयावह हवा चली। हुआ। शारणी दाई ने डर से अपने सीने पर हाथ रख लिया। लखीराम बोला, हे भगवान, आज हवा तो आग से भी ज्यादा तेज है। तारापाल ने दांत भींच कर कहा, अगर आज पार कर गए तो बाकी दिन आसान है। भुवन बार बार भूसे घरों के पास जाता, दीवारें थपथपाता, दरवाजे की मिट्टी जांचता, कहीं से हवा घुस ना रही हो यह सुनिश्चित करता। धरा उसके पास आई। भुवन, तुम बैठे भी नहीं हो, अब थोड़ा आराम कर लो। भुवन ने धीमे से सिर हिलाया। धरा, जब तक हवा शांत ना हो जाए मैं नहीं बैठ सकता। ये घर सिर्फ भूसे के नहीं, मेरी सांसों के बने हैं। मोरा ने मिन्नी को गले लगाते हुए कहा। बाबा, मिन्नी का चेहरा अब गर्म लग रहा है, ईशान बोला, और कुहू भी अंदर आराम कर रही है। उनकी बातें भुवन के दिल पर छोटी छोटी रोशनियों की तरह गिरती रहीं। अचानक एक झोंका ऐसा आया कि मिट्टी की ऊपरी परत से थोड़ा सा भूसा उतर गया। लकीराम चिल्लाया, भुवन, दीवार उखड़ रही है। भुवन ने दौड़कर हाथों से भूसा रोका और जोर से दबाकर मिट्टी फिर से चढ़ाई। धरा मिट्टी लेकर आई। तारापाल लकड़ी का सहारा देने लगा। मोरा ने छोटी लालटेन अंदर कर दी ताकि अंधेरा न छाए। 20 सेकंड की वह जद्दोजहद एक पूरी लड़ाई जैसी थी। हवा गरज रही थी, हुआ, मिट्टी उड़ रही थी, धुंध गालों पर चोट कर रही थी, पर दीवार डली रही। झोंका थमा। भुवन थक कर घुटनों पर बैठ गया, पर उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, साहस के। दूसरा हमला दरवाजे के निचले हिस्से पर था। ठंडी हवा नीचे से घुसने की कोशिश कर रही थी। भुवन तुरंत झुककर सूखे पत्ते और भूसा भरने लगा। ईशान ने अपनी छोटी लालटेन पकड़कर रोशनी दी। मोरा मिट्टी लाती रही। धरा हाथों से मिट्टी गूंथकर परत बना रही थी। शारणी दाई बोली, अरे वाह, यह परिवार तो हवा से भी ताकतवर निकला। तारापाल हंसकर बोला,
आज भुवन के साथ होना दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी है। और सच में उस पल गांव एक सेना बनकर हवा के खिलाफ लड़ रहा था। रात जैसे जैसे गहरी हुई, ठंड की तीव्रता बढ़ती गई। कुछ पल शांत होते, फिर अचानक तूफान जैसा झोंका आता। भुवन और गांव वालों ने हर बार, हर दरार, हर छेद, हर कोना अपने हाथों से बंद किया। उन्होंने मिट्टी चढ़ाई, भूसा दबाया, सूखे पत्ते भरे और दरवाजों पर कपड़े ठूंस दिए। धुंध अब घरों से नहीं टकरा रही थी, मानो हर हमला हारता जा रहा था। सुबह होने में अभी 1 घंटा था। ठंड ने अपना अंतिम हमला किया। हवा इतनी तेज थी कि भूसे के घर डोल उठे। लोग डर कर बाहर खड़े हो गए। चंपा चिल्लाई, हे भगवान, संभाल लें। भुवन घर की दीवार से चिपक कर पूरे बल से उसे थामे खड़ा रहा। तारापाल दूसरा सहारा दे रहा था। लखीराम तीसरी तरफ थामे था। धरा हाथों से मिट्टी थपथपा रही थी। मोरा और ईशान भूसे को रोकने के लिए छोटी छोटी मुट्ठियों से दीवार को थामे हुए थे। हवा गरज रही थी, जैसे आखिरी बार लड़ना चाहती हो, लेकिन दीवार न गिरी, न टूटी, न हिली। कुछ देर बाद धीरे धीरे हवा की आवाज कम होने लगी, फिर थमी, फिर शांत। सुबह की हल्की सफेद रोशनी धरती पर गिरने लगी। जैसे ही सूरज की किरणें भूसे घरों पर पड़ी, अंदर से हल्की सी आवाज आई, हम मैं। जानवरों की धीमी जिंदा आवाजें। सबसे भयंकर रात के बाद जिंदगी की विजयी पुकार। भुवन ने दरवाजा खोला। कुहू ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मिन्नी ने अपनी नाक उसके हाथ से रगड़ी। अंदर की हवा गर्म थी, साफ, कोमल, सुरक्षित। धरा रो पड़ी। मोरा मिन्नी को पकड़कर नाचने लगी। ईशान उछलकर बोला, बाबा बाबा, हम जीत गए। लखीराम की आंखें भर आईं। भुवन, तूने हमें बचा लिया। तारापाल ने पहली बार पूरी ईमानदारी से कहा, आज से हम तुझे सरईगंज का नेता मानते हैं। भुवन की आंखें नम थीं। वह धीरे से बोला, नहीं, आज सिर्फ भूसे ने जीत दर्ज की है। लेकिन सब जानते थे, आज भुवन ने पूरे गांव की जान बचा ली थी। रात का अंधेरा पूरी तरह हट चुका था। सूरज अभी पहाड़ के पीछे था, पर उसकी पहली किरणों ने आकाश के किनारों को हल्का सुनहरा कर दिया था। हवा आज भी ठंडी थी, पर उसका रौद्र रूप अब थम चुका था, जैसे किसी तूफान की राख धीरे धीरे चारों ओर फैल रही हो और उसी राख में एक नई सुबह जन्म ले रही हो। भुवन अपने आंगन में खड़ा था, दोनों हाथ मिट्टी और भूसे से भरे, थका हुआ पर शांत। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे कह रहे थे कि उसने पूरी रात नींद नहीं ली, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसमें राहत भी थी और विश्वास भी। भुवन ने धीरे से भूसे घर का दरवाजा खोला। अंदर से नरम, हल्की, जीवित संकेतों जैसी आवाजें आईं। मैं। कुहू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन जीवन भी था। मिन्नी ने उसकी हथेली चाटी। उसकी नाक गर्म थी, मौसम की नहीं, सुरक्षा की गर्मी। मोरा खुशी से चीख पड़ी, बाबा, कुहू बिल्कुल ठीक है। ईशान अंदर झांक कर बोला, मिन्नी तो असल में सो भी रही थी। धरा ने दोनों बच्चों को गले लगाया। उसकी आंखों में पानी था, खुशी का, राहत का और एक मां के दिल का। ठंड कम होते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। उनके कदम भारी थे, लेकिन दिलों में सुबह की रोशनी उतर रही थी। सबसे पहले लखीराम अपने घर से बाहर आया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। काली गाय की मौत का दुख अब भी ताजा था, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। दूसरे गांव वाले उसके पास खड़े थे। तारापाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शारणी दाई ने उसे गर्म पानी दिया। लखीराम ने धीमे से कहा, कल जो खोया उसका गम रहेगा, लेकिन जो बचा है वह भुवन की वजह से है। गांव वालों ने सिर हिलाया। किसी ने उससे तसल्ली नहीं मांगी, सिर्फ साथ दिया, जो और भी बड़ा था।
गांव की मिट्टी अभी भी जमी थी। पेड़ों पर ओस के कण बर्फ बन गए थे। कुछ खपरेलें धूप में चमक रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें चीनी से सजाया हो। लोग अपने बाड़ों में गए, जहां कल मौत ने कदम रखा था, आज वहां जीवन की गिनती हो रही थी। कुछ घरों में जानवर चुप थे लेकिन जीवित। कुछ घरों में हल्के हल्के रंभाने की आवाजें थीं, जैसे किसी ने रात भर गहरी नींद ली हो। और कुछ घरों में सन्नाटा भी था, पर आज उस सन्नाटे को गांव ने अकेला नहीं छोड़ा। भुवन के आंगन में धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। लोग उसके हाथ दबा रहे थे, उसके कंधे थपथपा रहे थे। शारणी दाई बोली, बेटा, तूने न केवल मेरे जानवर को बचाया, मेरा अकेलापन भी बचा लिया। तारापाल आगे आए, इस बार अहंकार नहीं, कृतज्ञता से भरी आंखें। उन्होंने कहा, भुवन, मैंने तुझ पर शक किया, पर तूने गांव को बचा लिया। मैं तुझसे माफी मांगता हूं। भुवन चौंका, फिर धीरे से बोला, मुखिया जी, आपने ही गांव को संगठित किया था, हम सब मिलकर ही जीते हैं। तारापाल ने सिर झुका लिया। गांव ने पहली बार एक नेता को यूं विनम्र होते देखा था। धीरे धीरे धुंध की परत उठने लगी। सूरज की किरणें जब भूसे घरों पर पड़ी तो वे किसी सोनामी मिट्टी के महल जैसे चमक उठे। मोरा ने कहा, बाबा, ये घर तो बादलों की तरह हल्के लग रहे हैं। ईशान बोला, लेकिन अंदर सूरज की तरह गर्म। धरा मुस्कुराई, ये घर भूसे के नहीं, हमारे दिलों के बने। चंपा ने आकाश की ओर देखा और कहा, भूसा पुराना था, हाथ थके थे, पर इरादा नया था, इसीलिए सब बच गए। उसकी आवाज इतनी साफ थी जैसे धुंध के पीछे छिपा सूर्य अभी अभी पूरी तरह जन्मा हो। तारापाल ने सबको बुलाकर कहा, आज से हर साल सर्दी आने से पहले हम भूसे के घर बनाएंगे। जब तक यह गांव रहेगा, कोई जानवर ठंड से नहीं मरेगा। लोगों ने एक साथ सिर झुकाया। यह सिर्फ घोषणा नहीं, एक नई परंपरा का जन्म था। भुवन की आंखों में हल्की नमी आ गई। धरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मोरा और ईशान ने उसे गले लगाया। उस पल भुवन ने महसूस किया, उसकी सबसे बड़ी जीत गांव को सिर्फ बचाना नहीं थी, गांव को जोड़ना था। जब सूरज पूरी तरह निकला, गांव पर जैसे एक नई महक छा गई, भूसे की, मिट्टी की, गर्म सांसों की और सबसे बढ़कर जीवन की। भुवन ने आंखें बंद की और सोचा, अभी ठंडी रातें बाकी हैं, लेकिन अब हम अकेले नहीं हैं। और सच में उस सुबह सराईगंज की मिट्टी में एक नई उम्मीद उगी थी। राख की परतों के भीतर छिपी सबसे गर्म सुबह। समय किसी शांत नदी की तरह बह गया। साल एक के बाद एक सराईगंज की ढलानों पर दानेदार धूप की तरह उतरते चले गए। सर्दियां आती, धुंध उतरती, हवा अपने ठंडे नखरे दिखाती, पर फिर भी उस रात जैसी बर्फीली बेरहमी दोबारा कभी नहीं लौटी। क्योंकि उस रात एक चरवाहे ने पूरे गांव की रगों में बहने वाली डर की नमी को उम्मीद की गर्मी में बदल दिया था। मोरा की आंखों में अब बचपन की मासूम चमक की जगह एक समझदार, शांत रोशनी थी। वह गांव की छोटी लाइब्रेरी संभालती थी। पुरानी कहानियां, किस्से, लोकगीत, सब वह संजो कर रखती थी। ईशान अब जवान हो चुका था, पिता की तरह लंबा, और उसी की तरह गायों बकरियों की आवाजों को सांसों की भाषा की तरह समझने वाला। भुवन उम्र दराज हो गया था, कंधे झुक गए थे, पर आंखों की दयालुता पहले से भी गहरी हो गई थी। जब वह खेतों से होकर गुजरता, लोग आज भी आदर से सिर झुकाते। नमस्ते भुवन भैया, जय हो चरवाहा जी। यह सब सुनकर वह बस मुस्कुरा देता। उसे पता था वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभाता आया है। 5-6 छोटे बच्चे मोरा की लाइब्रेरी के बाहर जमा थे। हवा में हल्की ठंड थी और धूप ढलने ही वाली थी। बच्चों ने कहा, मोरा दीदी, आज कहानी सुनाओ, वही वाली, भूसे के घर वाली। मोरा ने मुस्कुराते हुए उनके बीच जगह बनाई। दीवार पर पुरानी लालटेन जलाई।
उसे जलते देख हवा की झिलमिलाहट जैसे बोली, हाँ, सुनाओ उन्हें वो किस्सा जिसने रातों को बदला था। ईशान भी पास खड़ा था। वह मिट्टी के आंगन में बैठा एक सूखी लकड़ी से धूल में छोटे छोटे घर बनाता हुआ। मोरा ने कहानी शुरू की और हवा भी जैसे शांत होकर सुनने लगी। बहुत साल पहले एक रात आई थी जिसकी ठंड हड्डियों का पानी जमा दे। उस रात हवा चिल्लाती थी, धुंध आंखों को काटती थी और पहाड़ों की ओट से मौत के कदम सुनाई देते थे। गांव डर गया था। हर घर में चिंता थी, हर आंगन में कंपी। पर तभी हमारे पिता भुवन थे। भगत ने एक ऐसा काम किया जिसकी मिसाल अब भी हवा में तैरती है। उन्होंने सूखे भूसे को मिट्टी के साथ मिलाकर एक ऐसा घर बनाया जो गर्म सांसों की तरह जान में जान भर दे। उन्होंने अपना घर तोड़ा, भूसा बांटा, रात भर जाग कर हर दरार बंद की ताकि कोई भी जानवर ठंड से न मरे। और वो सब जो उस भूसे घर की गर्मी में बसे हुए थे, सुबह उठे तो जीवित थे। पूरे गांव को दूसरी जिंदगी मिली थी। बच्चों की आंखें फैल गईं। उनमें आश्चर्य भी था, उत्सुकता भी। एक बच्चा बोला, दीदी, तब भुवन बाबा डरते नहीं थे? मोरा हल्की हंसी हंसी। डर सभी को लगता है बेटा। बहादुर वही है जो डर के बावजूद सही काम करे, ईशान ने आगे कहा। और वो रात हमें जिंदगी भर याद रहेगी। भुवन दूर बैठा था, चूल्हे के पास, आग की लौ में हाथ सेकते हुए। वह बच्चों की आवाजें सुन रहा था। जब उसने अपनी कहानी किसी और की जुबान से सुनी तो उसकी आंखें नम हो गईं। लेकिन वह अंदर नहीं आया, बस चुपचाप गर्व और विनम्रता के बीच खड़ा रहा। धारा उसके पास बैठी और बोली, इन बच्चों ने आंखों में जो चमक लाई है, ये तुम्हारी कमाई है भुवन। भुवन धीरे से मुस्कुराया, नहीं धरा, वो रात ने हमें सिखाया था कि जब दिल मिल जाए तो ठंड भी पिघल जाती है। हर साल सर्दी आने से पहले गांव वाले भूसे के घर बनाते। बच्चे भागकर भूसा इकट्ठा करते, औरतें मिट्टी गूंथती, मर्द लकड़ी की चौखट बनाते और हर बार किसी न किसी बुजुर्ग की आवाज उठती, भुवन जैसा चरवाहा फिर न होगा। लोगों के घरों में भूसे के घरों के चित्र टंगे रहते, कुछ में मोरा की पेंटिंग, कुछ में ईशान द्वारा बनाया नक्शा। सरेगंज गांव में भूसा सिर्फ चारे का नाम नहीं था, जीवन का प्रतीक बन चुका था। एक दिन मोरा ने छोटे बच्चों से पूछा, तुम जानते हो उस रात का असली नायक कौन था? बच्चों ने एक स्वर में कहा, भुवन बाबा। मोरा ने सिर हिलाया, हाँ, पर उसके साथ पूरा गांव था, क्योंकि अकेला भूसा घर नहीं बनाता, हाथ बनाते हैं। भुवन दूर से यह सुन रहा था। वह धीरे धीरे उठकर पीपल के पेड़ की ओर चला गया। ढलता सूरज उसके पीछे लंबी परछाई डाल रहा था। उसने पेड़ को छुआ, आकाश की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, अब यह दास्तान केवल मेरी नहीं, गांव की है। और सच में उस क्षण भुवन एक मनुष्य से एक किंवदंती बन गया। सरेगंज के लोग आज भी कहते हैं, जब भूसा था सहारा, तब चरवाहा था हमारा।